बिहारी या 99% में चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान के। पहली बात कि ये सब योजनाएं तो बेकार होती है। बड़ी हंसी आई कि आईएएस अफसर के रैंक खड़े होकर जो है मैं दिखा सकता हूँ, कहो तो दिखा दूं, मैं दिखा दूं। मैं तो कोई लाभ ही नहीं लेता, मैं कोई लाभ नहीं लेता। हूँ शिवकांत गोस्वामी। इस वक्त मैं बनारस में हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें बार बार अलग अलग प्रतिष्ठित राजनेता या फिर व्यवसायी या फिर डॉक्टर, ऐसे लोगों से हम मिल रहे हैं और उनके अनुभव, उनके बारे में और उनके काम के बारे में, सरकार का क्रियाकलाप जो भी चल रहा है उसको लेकर अनुभव हम लोगों से ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वर्तमान में पिछले 10 साल में क्या-क्या चीज़ें बदलाव हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी का स्वागत करें। नमस्ते। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि बनारस, जो कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आप 32 वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं। इस व्यवसाय को शुरू करते समय और आज, क्योंकि 32 साल बहुत होता है, इन अनुभवों को थोड़ा साझा करिए कि किस तरीके से आज से 32 साल पहले और आज का दौर में क्या चैलेंजेस, चुनौतियाँ और किस तरीके से बदलाव आए? वर्तमान में अगर देखें तो 2008 से मैं करीब 2000 जब यूपीटीटी होता रहा और सीएसटी होता था, तब से धंधा कर रहा हूँ। बहुत छोटे स्तर से धंधा स्टार्ट किया। नारायण कटरा नीची बाग में मेरी एक दुकान अभी ऑलरेडी जो स्टार्ट किया था। तो शुरू में कठिनाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ स्थिर होने लगा और अच्छा होने लगा। और मेरा तमन्ना था कि मैं फ़ॉरेन से इम्पोर्ट करूँ। तो चूँकि मेरा सपना था, तो मैंने उसको साकार भी किया। 2008-9 के बीच में शेंज़ेन जो चाइना है, जो इनका मेन हब है आईटी का, आईटी हार्डवेयर का, इनका मेन मैं वहाँ गया। तो काफ़ी कंपनियों में विज़िट किया। फिर वहाँ से हिम्मत बाँधकर, क्योंकि मैं बनारस का था, इसलिए हमको इतना अनुभव नहीं था। तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट किया और मटेरियल लाया 2008 में चाइना से इम्पोर्ट करके। कुछ सफलता मिली, कुछ ना सफलता मिली, लेकिन वर्तमान में कोई सपोर्ट नहीं मिला यहाँ सरकारों से और इस वजह से काम को मैंने बंद कर दिया। तो क्या सामान आप ला रहे थे वहाँ से? ज़्यादातर मैंने वहाँ से करीब 25 सीवीएम, एक कंटेनर का एक सीवीएम जो होता है 25 सीवीएम होता है। एक कंटेनर माल मैंने अपने ब्रांड का बनाया था, उसका नाम था लेज़र टेक। वो होता था कीबोर्ड है, माउस है, उस समय का पीक चीज़ था वो। मतलब मतलब उस समय बहुत हाईली सेल होता था वो सब प्रोडक्ट। तो वही मैंने मँगाया था। सफल भी हुआ लेकिन सपोर्ट नहीं मिला, वरना तो सफल ही था। लेकिन फिर मैंने दूसरे तरीके स्टार्ट किया बिज़नेस, तो वर्तमान में तो ठीक ही है। वाराणसी के नीची बाग इलाके में आपकी एक दुकान है जो होलसेल वहाँ पर मतलब शॉप है और वहीं से आपके व्यवसाय की शुरुआत हुई थी और उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेज आए, आप बता रहे थे हाँ जैसे, जी। तो क्या-क्या चैलेंजेज? एक्चुअली क्या है कि देखिए समय से बिज़नेस का एक मैंने आज आज आप बहुत लोगों बिज़नेस कर रहे होंगे भैया लोग। मार्केट की सबसे ज़्यादा बिज़नेस में बदलाव हो रहा है बहुत तेज़ी से। मैं उस समय सीखा, उस समय फ्लॉपी हज़ारों डब्बा बिकते थे और आपको याद होगा 1.4 एमबी की इमेशन, एमकेट ये सब ब्रांड्स आते थे, जो कि मेरे काउंटर से हज़ारों डब्बे बिकते थे इमेशन का। वो और जो डॉट मैट्रिक्स पेपर होते थे। धीरे-धीरे समय के हिसाब से परिवर्तन होता गया और मैं अपने बिज़नेस को भी मॉडिफ़ाई करता गया। तो वर्तमान में जो कारोबारी हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो इस समय कॉम्पिटिशन चल रहा है, पुराने धर्रे से जो चल रहा है, इस समय हमें अब बिज़नेस में बहुत बदलाव हो रहे हैं। तो अब टाइम से टाइम चेंज करते रहिए, तभी आप बिज़नेस में खड़े रह सकते हैं, वरना आप नहीं खड़े रह सकते। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जैसे-जैसे अब समय बदलता है, जैसे 2008 का दौर कुछ और था और आज 2025 चल रहा है और 26 अब आ जाएगा, 27 आ जाएगा, इस तरीके से अब एडवांस होता जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल जिस तरीके से समय बदला उस हिसाब से अपने आप को बदलते रहना भी व्यवसाय में बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हमेशा आपको आने वाले पीढ़ी के लिए सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है। अब आपको बताऊँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से।
आप बताइए कि अगर इंडिया में सपोज करें 10 करोड़ दुकानदार होंगे, छोटे मोटे दुकानदार, अगर एक आदमी भी अगर एक अपने अपने दुकान पे आदमी रखा होगा तो 10 करोड़ लोगों को जॉब दिया। रोजगार यहाँ मिल रहा है। और इमेजॉन ने, हम बता रहा हूँ, इतना ज्यादा हाईली प्रॉफिट कमा रहा है, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल जा रहा है, भरे चाहे कन्या दक्षिणा से मतलब कहीं से मिल जा रहा है, ओके, लेकिन नुकसान तो काउंटर पे ना हो रहा है। और आप वर्तमान में मैं बताऊं, इतना महंगा प्रोडक्ट इमेजॉन और सारे फ्लिपकार्ट से मिल रहे हैं, जो कि हम अपने काउंटर से उससे कम में माल बेचते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और भारत सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। अगर ये इमेजॉन को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, बिक्री पे रोक नहीं लगाएंगे, रेट से नहीं लगाएंगे, तो दुकान पे ग्राहक आएगा कैसे? जब ग्राहक आएगा तभी तो बिजनेस एक्सपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात। और ग्राहक ही नहीं आता। अब देखिए मैं बैठा हूँ सुबह शाम तक, इतना खोल के सब कुछ करे, ग्राहक एक भी नहीं है, सन्नाटे में बैठे हुए हैं। क्यों है ऐसा? सारा लोग को सुविधा मिल गया है, ऑनलाइन चैट देख रहा है, माल मटेरियल खरीद ले रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगा। अगर आप 23-25 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के हैं, मान लेते हैं 2 करोड़ तो होंगे दुकानदार, कि नहीं होंगे? छोटे बड़े मिडिल क्लास लोअर क्लास मिला जुला के। सरकार का आंकड़ा ये अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी बोले थे कि अब 5 लाख लोगों को हम और रोजगार देने जा रहे हैं इसी सेक्टर में, मतलब ई कॉमर्स और प्रोडक्ट निर्माण आईटी सेक्टर में हम देंगे। सर माननीय योगी आदित्यनाथ को नमस्कार, और बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। मैं इनके सभाओं में गया भी हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सब कुछ है। लेकिन अब मैं कोई बात को क्या कहूँ मैं आपसे, इनके जो नीति बनाते हैं, नीति बनाने वाले जो इनके प्लानर हैं, इनसे थोड़ा, इन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओके। मैं दिल्ली तक में गया था इनके, मैं दिल्ली में भी गया था, एक हुआ था प्रोग्राम। तो इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को किया, जो कि पुराने काम हो रहे हैं। जो पहले से तो काम। मैंने वहाँ हाँ, पे इनके अधिकारियों से मैंने पूछा कि जो आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आप ये बना रहे हैं, ये तो सदियों से ही काम हो रहा है, तो उसमें नया क्या चीज है? जब नया कुछ होगा तब ना जॉब क्रिएट होगा, नया मैन्युफैक्चरिंग होगा तब ना होगा। मैंने कई बार इनके बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिला हूँ इस विषय को लेकर, मेरे पास मिला हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिला हूँ कई लोगों से। तो एक दो तो हमें तो बोला गया कि मैं कुछ कोशिश भी किया है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, कुछ आगे बनाया जाए, लेकिन थक हार के मैंने फिर कहा कि अब कुछ नहीं होगा। टोटल हम बता रहा हूँ, टोटल डिपेंड 99% में चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी नीति आयोग जो बैठा हुआ दिल्ली में, मैं उसके प्लानर जो हैं नीति आयोग में जो बैठे हुए हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि आईटी सेक्टर का एक चीज बताया जो इंडिया में बनता हो। मेरे पर आधारित है कहीं ना कहीं। 99% हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं, दूसरे देशों पे। जो तब हम अपने उत्तर प्रदेश को लेकर चलते हैं ना, यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है, युवा यहाँ क्यों जा रहे हैं, दूसरे राज्य में हम जा दूसरे रहे हैं। राज्य में क्यों जा रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बताऊं आपको। जब मैं दिल्ली उतरता हूँ तो मैं पूछता हूँ, यार कहाँ से आए हो? तो कहता है यूपी या बिहार से। मैं किसी एटीएम में जाता हूँ तो कहाँ से आए हो? यूपी एंड बिहार से। किसी दुकानदार से जब मैं माल खरीदता हूँ तो उसको बड़ा बुरी तरीके से बोलता है दुकानदार, अरे बिहारी, या जो भी शब्द इस्तेमाल। मुझे इतना बुरा लगता है कि यार हम 80 सांसद होते हुए भी हमारे यहाँ के लोग, 45 बिहार के सांसद होते हुए लगभग वहाँ के लोग जाके मजदूरी करते दिल्ली में। इसको खत्म करना है हमें, इसको खत्म करना है। खत्म तभी होगा जब मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग किस तरह का होगा? वो इस तरह का होगा कि जो चीज हम नहीं बनाते हम उस पर फोकस करें। जो ऑलरेडी चल रहा है सदियों से, उससे करने से जॉब थोड़ी नहीं क्रिएट होगा। दुनिया में कोई भी चीज, चाइना क्या बनाता है, चाइना क्या बनाता है? मैं शेंजिन घुमा हूँ, शेंजिन में ये सब चीजें नहीं बनती। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदती है, जो पॉपुलेशन है, वो यूरोप हो जाए चाहे कोई भी कंट्री हो। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम तो बड़ा दुख होता है। एक बार मैंने अधिकारियों को मैंने देखा कि बाबा तोराबट से मिर्चा एक्सपोर्ट हुआ दुबई, सऊदी गया था। सऊदी गया। मुझे बड़ी हंसी आई कि आईएएस अफसर के रैंक खड़े होकर मिर्चे का और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फोटो आ रहा है।
अरे कोई कंप्यूटर का पार्ट्स अगर एक्सपोर्ट किया होता तो मैं सोचता यार, मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। लेकिन इसलिए तो हमें कृषि प्रधान देश कहा जाता है और 70% सर कृषि प्रधान देश 90% खुद खा जाते हैं, 90% सामान जो हम खुद खा लेते हैं। पॉपुलेशन इतना है। मैं एक्सपोर्ट करता कहाँ हूँ? मैं एक्सपोर्ट सिर्फ जो अरबियन कंट्री है, जो सबसे गरीब है, वही हमसे माल खरीदते हैं ना। कोई अमीर देश थोड़ी नहीं खरीदता हमसे। कनाडा खरीदता है क्या राशन? कनाडा सबसे बड़ा फूड सप्लायर है। तो ये हमारे से जितने भी लोग जो बातें करते हैं एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, सिर्फ गरीब मुल्क हमसे माल खरीदता है, वो खाने पीने का सस्ता आइटम। कोई भी जो अमीर मुल्क है, जिसको डेवलप कंट्री कहते हैं, वो नहीं खरीदता, क्योंकि उनको सस्ता माल चाहिए, तो खरीद लेते हैं। तो हमें किसको पकड़ना है? 400 करोड़ लोगों को पकड़ना है जो दुनिया में खरीदते हैं। वो चीज पकड़ा है चाइना। चाइना जो है वो ये सब चीज नहीं एक्सपोर्ट करता, वो डिमांड के ऊपर करता है कि हमें दुनिया में क्या यूज है। ईवी की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, लैपटॉप्स की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, मैं खिंचाई नहीं करूंगा, इनके एक मंत्री थे, उसके आईटी मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर साउथ के थे। मेरे जेब में वो चीज है, मैं दिखा सकता हूँ, कहो तो दिखा दूं, मैं दिखा दूं। आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने बोला रहा है कि यहाँ पीएलआई स्कीम चलेगा तो सारे कंपनी आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक कंपनी का नाम बताएं हमको जो आई हो। एचपी कंपनी आई, एसर कंपनी आई, डेल कंपनी आई, लॉजिटेक कंपनी आई, एप्पल कंपनी आई, कौन सी कंपनी इंडिया में आई? अरे क्यों आएगा मेरे भाई? 150 करोड़ के बाद ही कुछ चाइना की है, तुम्हारे क्या क्यों आएगा भाई? तुम खुद कोशिश करो ना बनाने का। हमारे पास क्षमता नहीं है क्या? हमारे देश के जो इतने बुद्धिजीवी लोग नीतियों में बैठे हैं, उनको बुद्धि नहीं है क्या कि कौन सा चीज बनाया जाए? अरे बनाया क्या, सिंपल सा चीज है, जो इम्पोर्ट करते हैं हम उसी को केंद्रित करेंगे, 10% हम बेरोजगारी दूर कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जिस तरीके से पलायन हो रहा है हमारे यूपी के, बिहार के या फिर आसपास के जो स्टेट हैं इनके जो निवासी हैं वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। सरकारों को ये कोशिश करना चाहिए कि इन पलायन को रोका जाए, क्योंकि आपका ये इस पर फोकस है। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाए जगह जगह और उसको मतलब कह सकते हैं कि डेवलप करने की कोशिश किया जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो आपके एंगल से एक व्यवसायी के तौर पर आपने जो कहा कि ई कॉमर्स जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है लगातार तेजी से, और लोकल जो व्यवसायी हैं उनका कहीं न कहीं यहाँ पर पत्ता कट रहा है, कहीं न कहीं उनका नुकसान हो रहा है, उनका व्यवसाय ठप हो रहा है। ये महत्वपूर्ण आपने विषय जो आपने बोला। तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे 2014 के बाद या जब मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद से एक व्यवसायी के तौर पर आप क्या देख रहे हैं बदलाव हुआ जो? देखिए, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब बैठे, तो लोगों से ये लगा कि वाइब्रेंट गुजरात है और हम भी डेवलप करेंगे खूब। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, मैं इन पे टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो सोचते हैं करना, लेकिन इनके जो नीतियों में बैठे लोग हैं ना, अजीब-अजीब की स्कीमें बताते हैं। जैसे प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई? अभी शेयर मार्केट को लेके बता रहा हूँ, क्रिएट कैसे हुई? आप जब बोले अपनी करेंसी चलाएँगे, कौन ज्ञान दिया मेरे समझ में नहीं आता है। तो चिढ़ा हुआ था यूएस, जो सरकार बनी शेयर मार्केट हराम से कराया। तो हम बातें ना करें ना, हम काम करें ना। जब हम बनाने लगेंगे तो कौन, हम खरीद भी नहीं करेंगे। कई चीजें इनके जो प्लानर है ना, ये सही प्लान, इनके जो नीति में बैठे लोग हैं ना, इतने अरबों खरबों रुपया सैलरी लेते हैं सिर्फ सोशल और ये जो स्कीमें बनाते हैं सिर्फ दूसरे मुद्दे भटकाने के लिए। सही गाइडलाइंस नहीं है। तरीके से आपने केंद्र सरकार का ज़िक्र किया और उसमें जीएसटी एक व्यवसायी के तौर पर देखें तो जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर हम लोग भी लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? आपकी नज़र में क्या लगता है कि इसके क्या फ़ायदे या नुकसान अभी तक आपको समझ में आया? जीएसटी तो इज अ वेरी गुड। एज ए बिजनेसमैन बहुत तकलीफें खत्म हो गई जीएसटी से। जीएसटी क्या था, पहले फॉर्म 31 लेना पड़ता रहा, जीएसटी फॉर्म लेना पड़ता था, बहुत चीजें लेना पड़ता था। तो वो चीजें निजात मिला, बहुत आराम हुआ, व्यवसाय बढ़ा, वो सब सही था, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल को प्रमोट इन्होंने किया एफडीआई के थ्रू, तो एफडीआई के थ्रू जो
ये कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ई कॉमर्स का अपना ढांचा बनाकर पैसा कमा रहे हैं अपने ही लोग से। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया कुछ। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर होगा। आप सिर्फ किसमें पैसा लगा रहे हैं? सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के पे। अरे वो तो सदियों से हो रहा था मेरे भाई, अब तो आप जॉब खत्म कर रहे हो ना। और ये गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट से उस पर आकलन करना चाहिए हमारे समझ से। एक व्यवसायी के तौर पर आप जो अब तक पीड़ा रही, उस पीड़ा के लिए क्या लगता है कि क्या सुझाव या क्या चीज़ें बदलाव किया जा सकता है? सरकार क्या चीज़ें बदल दे तो अब एक व्यवसायी के लिए चीज़ें आसान हो सकती सरकार या आम जो बिजनेसमैन, वो दोनों लोग मिलके हैं? हाँ, सबके लिए, सबके लिए। के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सरकार की बात करता हूँ, सरकार के लिए बात करता हूँ। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, सर एक्चुअली क्या है कि जीएसटी से नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। मैं खुश था, मैं पहला मेरा वीडियो था, मैंने कहा जीएसटी लगने से हमें बहुत ही फायदे होंगे, और जनरली फायदे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ केंद्र का। लेकिन कुछ लूप पॉइंट इतना है कि जिससे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ सबसे बड़ी बात होता है कि मैं पूरे इंडिया भर के दुकानदारों की तकलीफ में बता रहा हूँ, मेरी तकलीफ नहीं है। आप सर्वे करके देख लो आप। जो जो ऑनलाइन पोर्टल खुले हुए हैं, ऑनलाइन पोर्टल खुले हुए हैं, ई-कॉमर्स के नाम पे, और इस पे लगाम होनी चाहिए। तब मार्केट में ग्राहक आना पसंद करेंगे। इस पर लगाम गवर्नमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको बंद ना करो। ये कहाँ होता है? पहली बात कि इनको समझने होता कहाँ पे ये उस जगह पे ऑनलाइन की ज़्यादा सेल होती है जहाँ पब्लिक कम हो, रिसोर्सेज़, या रिसोर्सेज़ खुद ही ज़्यादा हैं। गली-गली, घर, दुकान सब कुछ है। ये सब यूएस में जो एडवांस कंट्री है जहाँ दूर-दूर लोग रहते हैं, भाई उनको खाना व्यवस्था नहीं है, तो ऑनलाइन की व्यवस्था होती है, वहाँ चलती है। यहाँ पे थोड़ी ना चलता है ये चीज़ को। यहाँ तो मार्केट के हिसाब से है, तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। लोग आएँगे, ग्राहक दुकान पर आएँगे तो अच्छा भी लगेगा। हम लोग जॉब क्रिएटर हैं। अगर हिंदुस्तान भर में अगर 20 करोड़ दुकानें भी होंगी, 2 आदमी से भी अगर जोड़ेंगे तो 40 करोड़ को हम लोग जॉब देते हैं। इसको मत करिए कुछ। छोटे आंकड़े नहीं हैं। ये छोटे आंकड़े नहीं हैं। जो लोग को समझ में आता है, व्यवसाय ही रीढ़ है, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। अगर ये समाप्त हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग अफ़गानिस्तान की तरह हो जाएँगे। और सरकार ने जो ओएनडीसी लेके आई, जिसमें कि वो एक नहीं, ओएनडीसी मतलब कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो गवर्नमेंट का ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर व्यवसायी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। गेम पोर्टल है। जेम भी है और जेम भी है। ओएनडीसी भी है जो केंद्र सरकार का पहल है। तो इन ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तो हैं अभी जो भारत में वर्किंग है, लेकिन लोग उसको लेके अवेयर भी नहीं है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको लेके अवेयर नहीं है, जैसे ओएनडीसी को लेके है और भी चीज़ें, जेम पोर्टल है। तो अच्छा, एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए मूल आपके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें जो अभी सरकार बदल दे, 2-3 पॉइंट में केवल समझाइए क्योंकि इसको हम फिर क्लोज़ करना चाहेंगे। देखिए, व्यवसाय तो जिसका जो चल रहा चलेगा, ठीक है? सरकार भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम ना करे। सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो जीएसटी जो है ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा व्यवसायी भी माल खरीद लेता है। कहीं से पहले सी फॉर्म और जी और ये सब होते थे, प्रॉब्लम होते थे, भाई झूठ क्यों बोलूँ? बहुत आराम हो गए। अब गवर्नमेंट से यही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी तो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट से मतलब ही नहीं है, जीएसटी उत्तर प्रदेश हो, जो भी सरकार हो। तो कहने का अर्थ ये है कि ई पोर्टल पे जो मटेरियल बिक रहे हैं, उस पे थोड़ा लगाम दें, थोड़ा कम करें। जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, इनको ये बोलें कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब भी आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगी सुविधाएँ। आप खाली ई पोर्टल माल बेचने से, आप ई-कॉमर्स से यहाँ बेरोज़गारी नहीं दूर होगा। हमें, मेरा सजेशन है भारत सरकार को कि भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करे, कतर करे, कतर भी आ रहा है ना इन्वेस्टमेंट करने, सारी दुनिया के कई देश आ रहे हैं, कतर जो भी आ रहे हो, ये सिर्फ ज़मीन खरीदने वाला काम ना करें कि मैं माल बनवा दूँगा, तो माल बनाने से तो और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। हमारे बगल में विशाल गवर्नमेंट एक और कतर का खोल लेगा, तो जैसे लुलु मॉल में खुला है लखनऊ में, खुला है ना, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। आप इस पे फोकस क्यों करते हैं? आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए ना, मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में करेगा, उसी की सारी सुविधाएँ मैं दूँगा। अगर कहेंगे तो मेरे पास कुछ सजेशन है,
कुछ मैंने चुनाव में बाँटे हुए थे, जो बताया भी था, मैं दे दूँगा, करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी और बेरोज़गारी भी दूर होगी, दुकान पे ग्राहक भी आएँगे, दोनों चीज़ें होता है। अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल था कि जो सरकारी योजना है, एक व्यवसायी के तौर पर उसका कितना आपको लाभ मिल पा रहा है? चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो? मैं तो कोई लाभ ही नहीं लेता, मैं कोई लाभ नहीं लेता। अब पहली बात कि ये सब योजनाएँ तो बेकार होते हैं, मेरे समझ में आता है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप उल्टा वो चले जाइए, चाइना चले जाइए, क्या वहाँ कोई मिलता है क्या सोशल होता है क्या? अरे आदमी घर में एक आदमी को रोज़गार मिल जाएगा, वही सबसे बड़ा है। इस बात पर फ़ोकस होना चाहिए, बस सीधी बात। सरकार के जितने भी जब चलता है, अधिवेशन चलता है लखनऊ में, तो कोई विषय में बातें नहीं करता। या तो ये हमें जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव लगता है कि जितने भी एमपी और ये राज्यसभा जो बनते हैं, 90% बिज़नेस माइंडेड नहीं होते। इस वजह से भी देश का ये हाल है। मेरा मेरा लगता है, क्योंकि बिज़नेस माइंडेड होंगे, तो बिज़नेस के विषय में सोचेंगे। कभी मुद्दे भी नहीं उठाते विधानसभा में। अगर किसी से पूछो कि तो कहेंगे, "मैं क्या बेरोज़गारी दूर करने के लिए हूँ? आप किसी अधिकारी के यहाँ चले जाइए।" वो कहेगा, "मैं इसके लिए बैठा हूँ क्या?" तो मेरा प्रश्न ये है, आप किसी अधिकारी के चले जाइए। क्या मैं इसके लिए बैठा हूँ क्या? मैं एक बड़े अधिकारी से मिला था, बहुत बड़े अधिकारी से। मैंने जब एक सजेशन दिया, उसने क्या बोला, क्या आपको बता रहा हूँ क्या बोला। उन्होंने बोला कि जो ऊपर से आता है, मैं उसी को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि आप क्रेडिट फॉरवर्ड करते हैं सिर्फ़? मैं उनसे कहते-कहते निकला कि ये देश कभी चाइना नहीं बन सकता। ये बात है 2019 से 20 की बात। बनारस के बहुत बड़े अधिकारी थे। बाकी जो भी है सरकार कर रही है, अच्छी कर रही है, जो भी है। बाकी जो भी कर रही है सरकार अच्छी अच्छी कर रही है, लेकिन जो एक व्यवसायी के रूप में पीड़ा होनी चाहिए, वो पीड़ा आपने बहुत खुल के मतलब कहीं न कहीं बयाँ की। एक व्यवसायी के तौर पर कहीं न कहीं जो चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ज़मीनी स्तर पर जो हो सकता है, जैसे रोज़गार वो उत्पन्न करना या फिर जो तकनीकी व्यवस्थाएँ हैं, जो जिसको सुदृढ़ कर लिया जाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी जाए, जिससे बेरोज़गार मतलब बेरोज़गार को भगाया जा सकता है, मतलब बेरोज़गारी को खत्म किया जा क्यों नहीं हो सकता है। सकता? चाइना करेंसी हमसे मजबूत है। मैं अगर ₹10 देता हूँ, तो वहाँ ₹1 मिलता है। तो कैसे चाइना के लिए कैसे वहाँ लेबर सस्ते होंगे? क्या फ्री में माल मिलता है क्या वहाँ पे? मैं ठंडा पिया रहा उस समय 2008 में चाइना में ₹10 का। 10 माने ₹14.50 का। यहाँ पे वही यहाँ पे जो है, इंडिया में उसकी कीमत थी ₹3। तो मैंने सोचा यार चाइना में माल कैसे सस्ता मिलता है, तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ के लोग झूठ बोलते हैं, लेबर सस्ता ही लेबर-तेबर सस्ते नहीं है। जब करेंसी मजबूत है तो कैसे लेबर सस्ते होंगे? ये लॉजिक कोई एक अर्थशास्त्री में समझा दे हमको थोड़ा-सा। और आप जीडीपी बनाते हैं। ये जीडीपी किसके पास है? जीडीपी चाइना का 8 पॉइंट समथिंग है, भारत का 7 पॉइंट इसमें तो कम हो गया, 6.2 समथिंग हो गया है। तो क्या इतना 2% के अंदर क्या इतना अंतर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में? इतना अंतर आ इतना जाएगा? अंतर नहीं हो सकता। इतना अंतर हो जाएगा कि हम और 60वें स्थान बचा है, वो 1 नंबर मैन्युफैक्चरिंग में होगा। तो कुछ लोगों के हैंड में है। भारत में बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है ना, सिर्फ़ 3 चीज़ पैसा लगाते हैं। मैं आपको बता दूँ, 3 चीज़ में, रिलायंस ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं, सिर्फ़ किसमें पैसा लगाते हैं? सिर्फ़ लगाते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, ऑयल डिपार्टमेंट में। कोई मैन्युफैक्चरिंग बताए हमको ना, मैं रिलायंस ग्रुप को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताए, बिरला ग्रुप को मैं बता रहा हूँ कि बताए कि जो कि आईटी सेक्टर का नाम बहुत है, यहाँ पे आज तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हो। कोई बता दे, हमको चैलेंज करता हूँ। 1 नंबर 1 बता दे हमको। या कोई अग्रवाल जी आने वाले थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग चिप बनाने वाले, शायद वो बात चल रहा है कि नहीं चल रहा हमें नहीं पता। खुलने वाला रहा शायद चिप बनाने का, माइक्रोचिप, बहुत हल्ला मचा था लेकिन कोई बिहार के ही बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे। अब बनना है कि नहीं, नहीं पता मेरे को। बनाए तो कुछ, हमें तो कुछ लगता ही नहीं कुछ बना पाते हैं ये सब। तो ये थे कुमार गुप्ता जी जो व्यवसायी हैं और अपने अनुभवों को साझा किए। आप देख रहे थे एयर न्यूज़, मैं हूँ शिवकांत गोस्वामी। फिलहाल वाराणसी में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों से रूबरू होंगे जुड़ेंगे और आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए एयर न्यूज़।